Hello everyone and welcome to the lecture on types of research. So types of research, you'll find various basis of classifications और categories जिसके अंदर research को अलग अलग भागों में बांटा जाता है. आपको process, purpose, kind of investigation, इन सारे अलग अलग मानदंडों पर अलग अलग categories मिल जाएंगी, research की अलग अलग classification मिल जाएगी. However, to make it simple or to simplify this whole process, I have given very basic types of research which covers all these categories, whether they are on the basic, whether there is a broad category or on the basis of purpose of the study or on the basis of process of the study और ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन. तो इन सारे अलग अलग कैटेगरीज के आधार पर जो भी डिवीजन रिसर्च का होता है उन सारे डिविजन्स को हमने आज इसमें कवर किया है. सो स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ रिसर्च, यू नो व्हेन यू कॉल समथिंग अ रिसर्च इट कैन फॉल इनटू न्यूमरस टाइप्स. अगर आप सिंपली ये पता करना चाहते हैं कि धरती की सूरज से दूरी कितनी है तो ये एक प्योर बेसिक फंडामेंटल रिसर्च हुआ. पर यदि आप ये पता करना चाहते हैं कि पिछले साल कितने क्राइम अगेंस्ट विमेन कंडक्ट हुए तो ये आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात कर रहे हैं. अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि कारण क्या रहा, किन किन कारणों की वजह से भारत में क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ रहा है तो आप एनालिटिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं. सो whatever research you are doing, it will fall into some one or the other categories that we are going to discuss here today. And the first one is descriptive versus analytical research. Now, what is a descriptive research? Descriptive research basically present situations को डिस्क्राइब करने के लिए किन किन जानकारियों की आपको आवश्यकता होगी, उन जानकारियों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हिस्सा मानते हैं. सो द मेन पर्पस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट. हम इसमें सर्वेज करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज करते हैं, यानी करंट सिचुएशन को पता लगाने की कोशिश करते हैं. करंट सिचुएशन क्या चल रही है किसी भी एस्पेक्ट में, उसको पता लगाने की प्रक्रिया को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं. इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का नाम आपने जरूर सुना होगा. एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें रिसर्चर की वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये पास्ट की किसी घटना को रिसर्च करने का नाम है. यानी अगर भोपाल गैस कांड या फिर निर्भया रेप केस को आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को, गलतियां कहाँ हुई या फिर पुलिस सिस्टम में कहाँ लैक्यूना था, तो आपका कहीं भी किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. योर जॉब इज टू मियरली रिपोर्ट व्हाट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. So ex post facto research is on the events or the incidents or on the phenomenon that has already occurred, and your job is to seek and measure and to find out as much information about that phenomenon as possible. एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में ये भी आ सकता है कि महिलाएं जो हैं वो किन कारणों से या किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होकर ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, या फिर वो किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होकर अपने करियर की चॉइस करती हैं. सो ex post facto studies, which is a part of descriptive research, includes attempts by the researchers to discover causes even when they cannot control the variables. यानी महिलाएं जो हैं वो पिछले साल शॉपिंग कर चुकी हैं. अब आपका काम ये है कि आप उन अंडरलाइन कारणों का पता करें जिसके आधार पर आपको ये पता चला है कि महिलाओं में ऑनलाइन शॉपिंग की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है. बट व्हाट लेड टू दिस इंक्रीज इन द हैबिट ऑफ शॉपिंग ऑनलाइन? सो आपके वेरिएबल्स कंट्रोल में नहीं है, बट
आप कॉजेस का पता लगा सकते हैं। The method of research utilized in descriptive research normally are survey methods, जिसमें आप correlational methods का उपयोग करते हैं, comparative methods का, जैसे for example अगर आप causes का ही पता करें तो correlational methods हो सकते हैं कि महिला की आयु जो है सीधा सीधा रिलेटेड है महिला की बढ़ी हुई ऑनलाइन शॉपिंग की प्रवृत्ति से, या फिर महिला का एजुकेशनल स्टेटस और एबिलिटी टू हैंडल अ मोबाइल फोन और एन एक्सेस टू इंटरनेट कनेक्शन। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कोरिलेट कर सकते हैं बढ़ी हुई शॉपिंग की प्रवृत्ति से। सो दीज काइंड ऑफ कोरिलेशनल मेथड्स कैन बी यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव मेथड्स। एज फार एज एनालिटिकल रिसर्च इज कंसर्न्ड, ये सेकेंडरी डेटा में डील करता है। यानी मान लीजिए लास्ट ईयर वर्ष 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं में ओबेसिटी, अभी तक हम माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे थे, कमी से जूझ रहे थे, अंडर न्यूट्रिशन से सफर कर रहे थे, बट कई सारे नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में महिलाओं में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़त देखी गई। ये आपके पास प्राइमरी डेटा जो कि हो सकता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के परिणाम स्वरूप आपके पास ऑलरेडी 2015-16 में आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे उस प्राइमरी डेटा को और जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे और उसमें से उसके छिपे हुए कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे, that why all of a sudden this rise in overnutrition is taking place among women. What has changed? Whether the eating habits has changed, whether there is an influence of media, whether there is a prevalent misconception about dietary practices. So आप analytical research कर रहे हैं, already available data को आप एनालाइज करके उसके अंदर के अलग ट्रेंड्स, छिपे हुए कारण, अंडरलाइंग contributing factors, influencing factors का पता लगाने का प्रयास करते हैं. So this is what descriptive and analytical research is all about. Moving on to the second type of research, that is applied versus fundamental research. Applied को हम action research भी बोलते हैं और fundamental research को हम basic या pure research भी बोलते हैं. So applied और action research basically किसी भी immediate problem के solution के लिए किया जाने वाला शोध है. वहीं fundamental research बेसिकली ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला का रिसर्च है. यानी उसके शोध के पीछे कोई प्रेसिंग इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है. वो आप मात्र किसी फिनोमिनन को और अच्छे से डिस्कवर करना चाहते हैं, आप पता लगाना चाहते हैं. आप जैसे हमने पेड़ वाला एग्जांपल लिया था कि हम पेड़ की सारी मैकेनिज्म्स को समझ चुके हैं, बट आप उसमें और भी ज़्यादा पता लगाना चाहते हैं किस तरीके से पेड़ों के कुछ पत्तियां कलर्ड हो जाती हैं, कुछ पत्तियां रेड होती हैं, ब्राउन होती हैं. ऐसे कुछ भी मैकेनिज्म में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो फंडामेंटल रिसर्च आएगा. क्योंकि हो सकता है पत्तियों के बदलते हुए रंगों का पता लगा लेने भर से आप कोई वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाएं, बट स्टिल you are doing that research for the sake of gaining more knowledge. So that is your pure research or basic research. Then applied research को अगर हम और जाने तो किसी आपके सामने कोई समस्या आई है अचानक से, फॉर एग्जांपल कोविड, यानी अगर हम कोरोना में अचानक there is a plethora of research studies going on under कोविड-19 में महिलाओं के ऊपर अचानक कार्यभार में बढ़ोतरी हो गई. उन्हें वर्क फ्रॉम होम भी करना है और बिकॉज एवरीबडी इज एट होम उन्हें पूरे दिन सबका ध्यान भी रखना है, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है. सो एक स्टडी ये भी हुई कि एक एमर्जिंग प्रॉब्लम, अचानक कोविड आया और उससे महिलाओं का एक्सपोजर इन्फेक्शन से, फटीग से, डिप्रेशन से बढ़ गया. सो ये एक प्रेसिंग प्रॉब्लम है और इस चीज़ को उजागर करने के लिए किया गया शोध आपका अप्लाइड शोध होगा. खासकर ऐसी कोई समस्या जिससे आप कोई वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग को ट्रीट कर सकते हैं, आप और भी कई सारी प्रॉब्लम्स में बदलाव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अप्लाइड रिसर्च में
आएंगी। सो अप्लाइड रिसर्च बेसिकली कोई सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ट्रेंड का पता लगाने में, ताकि किसी इंस्टीट्यूट या किसी पॉलिसी को बेटर इम्प्लीमेंट किया जा सके, बेटर डिज़ाइन किया जा सके, उस पर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप कई कई विमेन ओरिएंटेड महिलाओं से संबंधित कई सारी जननी सुरक्षा योजना हो गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गई। अगर आप इन पॉलिसीज के क्रियान्वयन पर शोध करते हैं कि किस तरीके से ये पॉलिसीज इफेक्टिव रहीं या ऐसे कौन से लूप होल्स थे इन पॉलिसीज में, वो आगे जाकर दूसरी पॉलिसी फ्रेमिंग में भी मदद कर सकते हैं। सो दैट अगेन कैन बी अ वेरी नाइस अप्लाइड रिसर्च. So this is the difference between applied research and fundamental research. Fundamental research is done for the sake of gaining knowledge. It adds to the already existing organized body of scientific knowledge. It could have a broad base of applications in the future. आप किसी नए बैक्टीरिया का पता लगाते हैं और हो सकता है आगे जाके वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है वर्ल्ड functionality में. So that is a fundamental research. Applied research is applied. It is basically done to find out solutions for the problems which are pressing, which are emergent, which covers masses. Then coming to the third type. Now this is a quantitative and qualitative type. ये आपको कई बारी रिसर्च अप्रोच में भी मिलता है, क्योंकि कई सारे रिसर्चर्स क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अप्रोच में फॉल करते हैं। ये एक ऐसी ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर एनालिटिकल रिसर्च, प्रिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये सारे रिसर्चेस या तो क्वांटिटेटिव हो सकते हैं या क्वालिटेटिव हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी ब्रॉड कैटेगरी है जिसपे रिसर्च अप्रोचेस तक बेस्ड हैं, यानी सिर्फ इसको रिसर्च टाइप नहीं कहकर हम इसको रिसर्च अप्रोच भी कह सकते हैं। कोई भी रिसर्च क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ भी कंडक्ट किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली क्वांटिटी या अमाउंट पे बेस्ड होता है, यानी मेजरेबल या क्वांटिफाइबल डेटा पर बेस्ड होता है, जो कि हम माप सकें, जिसको हम मेजर कर सकें। क्वालिटेटिव अप्रोच ऐसे फिनोमिनन्स पे बेस्ड होता है जो कि क्वालिटेटिव हो, जैसे कि ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन एटीट्यूड्स, नेचर, बिहेवियर्स एटसेट्रा। अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि लोग कोई काम क्यों करते हैं, इस तरीके से औरतें शॉप क्यों करती हैं, इस तरीके से औरतें डोमेस्टिक वायलेंस में गिव इन क्यों कर जाती हैं, क्यों औरतें अपने परिवार के बाकी सदस्यों के बनिस्बत अपनी खुद की हेल्थ और वेलबींग को कम तरहीज देती हैं, ऐसे सारे फैक्टर्स पे यदि हम बात करते हैं तो हम उसे क्वालिटेटिव रिसर्च का नाम देंगे। This type of research basically aims at discovering the underlying motives, desires, जिसमें in depth इंटरव्यू करते हैं आप रिस्पोंडेंट्स का। ये सारे काम जो हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं। दूसरे टेक्निक्स भी आती हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जिसे हम कहते हैं। आप कोई स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट करवाते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कराते हैं, या फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अगर मैं छड़ी शब्द बोलूं तो आपके दिमाग में पहली क्या घटना आएगी। सो दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स आर वेरी मच यूज्ड इन द क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च। एटीट्यूड्स, ओपिनियन रिसर्च जो हैं वो भी इसी में आती हैं। पीपल क्या फील करते हैं, कैसे सोचते हैं किसी भी सब्जेक्ट या इंस्टीट्यूशन में। से फॉर एग्जांपल ग्रामीण महिलाओं का LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर विचार, इसके ऊपर यदि इस टॉपिक या इस प्रॉब्लम के ऊपर आप शोध करते हैं तो ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च की श्रेणी में आएगा। या फिर बढ़ते हुए फेमिनिज्म के कल्चर पर पुरुषों के विचार या पुरुषों की सोच पर भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। ये रिसर्च कई सारे फैक्टर्स को एनालाइज करती हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो लोगों को एक सर्टेन वे में बिहेव करने में एनकरेज करते हैं। बट क्वालिटेटिव रिसर्च को एक्चुअली अप्लाई करना, हम कई सारे टॉपिक सोच लेते हैं कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च करें, बट इसको एक्चुअली अप्लाई करना, इसको सिस्टमैटिक तरीके से कंडक्ट करना, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स का उपयोग करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। इसके लिए हमें एक्सपीरियंस्ड
रिसर्चर्स की गाइडेंस लेनी काफ़ी ज़रूरी होती है, बिकॉज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वी कैन मेजर एवरीथिंग, वी कैन वेरीफाई एवरीथिंग, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब कुछ करना क्वांटिटेटिव रिसर्च में कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. क्वालिटेटिव रिसर्च बिकॉज डील्स इन सच एम्बिगुअस एंड नॉन क्वांटिफाइबल टर्मिनोलॉजीज जिसको मेजर करना आसान नहीं होता, वहां पे the prospect or the possibility of error is quite high. Now coming to the conceptual and empirical research. कंसेप्चुअल रिसर्च बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या थ्योरी डेवलपमेंट में काम आती है, जहाँ फिलोसोफर्स और थिंकर्स नए कॉन्सेप्ट्स को या फिर जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें री इंटरप्रेट करते हैं. वहीं एम्पिरिकल रिसर्च जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है. डाटा बेस्ड रिसर्च जो है वो भी हम एम्पिरिकल रिसर्च की श्रेणी में ही डालते हैं. ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये सारी चीजें हम एम्पिरिकल रिसर्च की श्रेणी में डालते हैं. एम्पिरिकल रिसर्च में ये जरूरी हो जाता है कि हम फैक्ट्स और उनके सोर्सेज का पता लगाएं, यानी इसमें हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात कर रहे हैं, हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं. इसमें ये भी एम्पिरिकल रिसर्च में ये भी सुझाव दिया जाता है कि आप हमेशा एक वर्किंग हाइपोथेसिस अवश्य बनाएं, जिससे आपके रिसर्च को एक दिशा मिलती है. हाइपोथेसिस को हम आने वाले लेक्चर्स में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. आप इतने डेटा और फैक्ट्स को इकट्ठा करें जो आपके हाइपोथेसिस को या तो प्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा. इसको करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को सेट करना पड़ेगा जो कि आपको आपके हाइपोथेसिस को प्रूव करने में मदद करेगा. Such research is thus characterized by the experimental's control over the variables. जहां हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में या फिर खासकर एनालिटिकल रिसर्च में ये बोल रहे थे कि रिसर्चर्स के कंट्रोल में नहीं होते वेरिएबल्स, एम्पिरिकल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो पूरा कंट्रोल एक्सपेरिमेंटर या फिर रिसर्चर के हाथ में होता है. वो अलग अलग वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके डिजायर्ड सॉल्यूशंस को निकालता है. एम्पिरिकल रिसर्च में जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अवेयरनेस टूल को, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल हेल्थ संबंधी अवेयरनेस टूल को टेस्ट करना चाहते हैं. आपने 2 ग्रुप बनाए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया, एक कंट्रोल ग्रुप बनाया, दोनों का प्री टेस्ट किया, दोनों की मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उसके पश्चात आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इस टूल के माध्यम से जानकारी दी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ होती क्या है, उसके क्या फायदे हैं, क्या रिस्क हैं अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते, और उसके बाद आप पोस्ट टेस्ट करते हैं. तो आपने उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करी और ये एक एम्पिरिकल डिजाइन हुआ, एक एम्पिरिकल रिसर्च हुआ, क्योंकि इसके अंदर आपने हर चीज को मैनिपुलेट किया. आपने एक सर्टेन एज की महिलाओं को इकट्ठे किया, उनकी जानकारी जुटाई, उसके बाद उनको किसको मुझे जानकारी देनी है, किसको नहीं देनी है, ये भी खुद तय किया. So this is how empirical research is appropriate when proof is sought कि certain variables जो हैं वो कुछ तरीके से behave करके कुछ consequences में result करते हैं. आजकल सबसे ज़्यादा powerful मानी जाती है empirical researches, क्योंकि बहुत ही black and white तरीके से आप बहुत आसानी से variables को manipulate करके clear cut results जो हैं वो derive कर सकते हैं. And then we come to some miscellaneous types of research. ये रिसर्च जो है वो कहीं ना कहीं इन पहले डिस्कस्ड रिसर्च टाइप्स में फॉल करते हैं, बिकॉज ये हम जो अप्रोच डिस्कस कर चुके हैं उन कहीं ना कहीं इन सबसे रिलेट करेंगे, उन्हीं के ही वेरिएशंस हैं, चाहे वो पर्पस ऑफ द रिसर्च हो, टाइम रिक्वायर्ड हो या फिर रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम हम ये कहें कि रिसर्च हो सकता है वन टाइम रिसर्च या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, यानी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो सकता है. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम एक ही
ग्रुप को लंबे समय तक स्टडी करते हैं, अलग अलग समय कालखंडों में, अलग अलग समयावधियों में उनके बिहेवियर को या उनकी आदतों को जानने के लिए, शोध करने के लिए। वहीं क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम अलग अलग समय कालखंडों के लोगों को ही इकट्ठा कर देते हैं, 5 से 10 साल के लोग, 10 से 15 साल आयु के लोग, 15 से 20 साल आयु के लोग, सबको एक साथ इकट्ठा करके और एक साथ उनके बिहेवियर को जज करते हैं। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन स्टडीज होती हैं। देन वी हैव फील्ड सेटिंग रिसर्च हो सकता है या लैब सेटिंग रिसर्च हो सकता है। सिम्युलेशन रिसर्च, सिम्युलेशन रिसर्च बेसिकली वो रिसर्च होता है जिसमें आप सिचुएशन जो ऑलरेडी घटित हो चुकी है उसको स्टडी करने के लिए उसको रिक्रिएट करते हैं। खासकर कई सारे क्राइम बेस्ड रिसर्च में या फिर एक्सीडेंट बेस्ड रिसर्च में ये सिमुलेशन रिसर्च काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसके अंदर हम उस पूरी घटना को रिक्रिएट करते हैं, सिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आता है जिसमें एयरप्लेन क्रैश अगर हुआ और उसके अंदर पायलट की गलती के ऊपर रिसर्च हो रही है कि वेदर दैट एयरप्लेन क्रैश वाज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ द पायलट और या फिर उसके हाथ के बाहर की बात थी। उस केस में मैकेनिकली ऐसे सिचुएशंस को बनाया जाता है, सिमुलेशन क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर एक इंजन फेल कर दिया जाता है, जो सिचुएशन उस समय पायलट ने फेस की थी उस सिचुएशन को रिक्रिएट किया जाता है और फिर देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कोई सोल्यूशन पायलट के सामने था अथवा नहीं था। So that is the case of simulation research. It is a very good way of understanding how the factors would have played out in the activity that has already taken place. Then we have the clinical or diagnostic research. ये basically case study method होते हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हो सकता है आप कोविड-19 में महिलाओं में डिप्रेशन के केसेस को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप अगर एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में जाएं और उसके अंदर इन महिलाओं की फाइल्स को स्टडी करें, आप उसके अंदर उनकी एज को देखेंगे, फाइल के अंदर जो भी जानकारी मिली हुई होगी उन सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, तो आप केस स्टडी के माध्यम से कई सारी चीज़ों को निकालेंगे कि एज इज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर और द फाइनेंशियल कंडीशन इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर और द एजुकेशनल स्टेटस अगेन वुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन अमंग विमेन इन कोविड-19 एरा। इस तरीके से भी क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च होती है जिसके अंदर हम अप्रोचेस देखते हैं, कॉजल रिलेशनशिप्स देखते हैं। देन देयर कुड बी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो कि किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए की जाती हैं। वी हैव हिस्टोरिकल रिसर्च जो कि पुराने डॉक्यूमेंट्स, रिमेन्स, बिल्डिंग्स, एक्टिविटीज, इंसिडेंट्स, फिलॉसफी ऑफ पीपल को बहुत सालों पहले, सदियों पहले जो फिलॉसफी रही होगी उसको टेस्ट करने के लिए की जाने वाली रिसर्च है। देन वी हैव कंक्लूजन ओरिएंटेड एंड डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। सो देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ रिसर्चेस अवेलेबल जो कहीं ना कहीं हमने जो पहले क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, एम्पेरिकल वर्सेस कंसेप्चुअल, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, इन सारे रिसर्च में, फंडामेंटल वर्सेस एक्शन रिसर्च में कहीं ना कहीं ये सब सारी रिसर्चर्स फॉल करती हैं और इन्हीं के माध्यम से हम हमारे पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन को भी तय करते हैं। सो नोइंग अबाउट these various types of research will give you an insight about number 1 आप किस रिसर्च में जाना चाहते हैं, नंबर 2 अगर आप एक पर्टिकुलर रिसर्च टाइप को चूज करते हैं तो आप किस हिसाब से उस रिसर्च डिज़ाइन को सेट करेंगे, ये भी आपके टाइप ऑफ रिसर्च पे निर्भर करेगा। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप किस किस्म का रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए आवश्यक कैसा रिसर्च डिज़ाइन बनना चाहिए, ये भी तय नहीं हो पाएगा। So the types of research also helps you to determine your research design and it can also help you to determine your research approach। जैसा कि हमने quantitative और qualitative में तय किया था या जाना था कि आपकी रिसर्च अप्रोच क्वांटिटेटिव हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है, आप डेटा जनरेट कर सकते हैं या फिर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल सिमुलेशन अप्रोचेस ले सकते हैं, इन्फ्रेंशियल अप्रोचेस ले सकते हैं, सिमुलेशन अप्रोच ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ द नोइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च रियली हेल्प्स एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू in identifying the correct techniques of data collection as well। क्योंकि जिस टाइप ऑफ रिसर्च में आप
इंटरेस्ट दिखाएंगे, जिस टाइप ऑफ रिसर्च पे बेस्ड आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम या सिलेक्शन करेंगे टॉपिक का, उसमें कुछ सेट ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं और उनमें से आपको सिलेक्शन करना भी इजी रहेगा, आप एक सही प्रॉपर प्रोसेस को चूज कर पाएंगे. So that is all about today's class. That was on types of research. Thank you.